सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हरियाणा बोर्ड ने 2025-26 सेशन का अभ्यास प्रश्न पत्र बोर्ड की साइट पर शेयर किया हुआ है। प्यारे बच्चों, जनवरी में प्री बोर्ड का एग्जाम होना है और प्री बोर्ड के एग्जाम से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बोर्ड किस प्रकार का पेपर आपके फाइनल पेपर में देगा। तो प्री बोर्ड के पेपर से पहले आप अगर अभ्यास प्रश्न पत्र को अच्छे से सरल कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड का फाइनल पेपर भी किस प्रकार से आएगा और प्री बोर्ड का पेपर भी किस प्रकार से, किस पैटर्न पर, कितने नंबर का कौन कौन सा प्रश्न रहेगा। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र सत्र 2025-26 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभ्यास प्रश्न पत्र सेशन 2025-26 संस्कृत विषय है और आपको ये ध्यान रखना है, आप पहली बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो जैसे ही आपको पेपर मिले तो आप पेपर पर अपना रोल नंबर जरूर अंकित करेंगे, क्योंकि बोर्ड की जो फ्लाइंग आती है वो यह देखती है कि आपने अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर लिखा है या नहीं। ये जरूरी है कि आप अपना रोल नंबर पेपर पर जरूर लिख लें। 3 घंटे का ये पेपर रहेगा और कुल अंक 80 नंबर के हैं, ये आप जानते हैं। कुछ और भी इंस्ट्रक्शन यहाँ दी गई हैं, आप वीडियो को रोककर इन्हें जरूर पढ़ लें क्योंकि ये पेपर में आपको बहुत काम आएंगे। सामान्य निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। आपको कहा गया है कि प्रत्येक खंड के जो उत्तर हैं वो आप एक ही स्थान पर और क्रम से लिखेंगे, यह नहीं कि कोई कहीं आगे पीछे, ऐसा नहीं कर। दूसरा है प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीय। कि प्रश्न जब आप कोई भी हल कर रहे हैं का उत्तर लिख रहे हैं तो प्रश्न संख्या आपको अवश्य लिखनी है, तभी आपको अंक पूरे आएंगे, अच्छे से आपका मूल्यांकन हो पाए। श्रेष्ठ अंकान प्राप्त सुस्पष्ट लेख लेखनीय। श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने के लिए आपको सुस्पष्ट लेख लिखना आवश्यक है। यह तो आपको सभी पेपरों में ही करना जरूरी। अच्छी हैंडराइटिंग लिखेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता। फिर आगे कहा गया है कि अस्मिन प्रश्न पत्रे पंच खंडा संति। ये आपको ध्यान रखना है कि 5 खंड का आपका पेपर आएगा। पहला जो खंड है वो अपठित अवबोधनम का होगा, जिसमें अपठित गद्यांश आता है, ये 10 अंक का रहेगा। रचनात्मक कार्यम यह 8 अंक का रहेगा। इसमें आपको एक पत्र दिया जाएगा, उसमें 4 खाली स्थान होंगे, मंजूषा के आधार पर उसको भरना होगा और 4 अंक का ही एक चित्र आधारित रिक्त स्थान पूर्ति का होता है, वो करना होगा। पठित अवबोधनम ये आपके पाठों से आएगा, अर्थात पुस्तक से आएगा, यह 24 अंक का रहेगा। अनुप्रयुक्त व्याकरणम यह 21 अंक की रहेगी और 5वां खंड जो होगा वो 17 अंकों का रहेगा। पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यू प्रश्न इस खंड में आपसे पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं खंड के अपठित अवबोधनम। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यह 10 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम संस्कृतेन लिखत। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं वैसे ही लिखने हैं और संस्कृत में आपको इसके उत्तर लिखने हैं। आप पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर करना, आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप 2 बार भी इसे पढ़ सकते हैं। 10 अंक का यह गद्यांश है, इसलिए आराम से इसको पढ़ के हर एक प्रश्न के आप सही उत्तर लिखना। प्यारे बच्चों, संस्कृत के पेपर में कभी भी समय की कमी रहती ही नहीं है। आखिर कभी आप ये सोचें कि समय कम रह गया इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, संस्कृत के पेपर में समय की कमी नहीं रहती है, तो आप आराम से ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। अस्माकम जन्मभूमि भारतवर्षम अस्ति। हमारी जन्मभूमि भारतवर्ष है। देशोऽयम अतिरमणीय वर्तते। यह देश बहुत ही रमणीय है। देवाः अपि अस्य दर्शनोत्सुकाः। देव भी अर्थात भगवान भी अस्य इसके दर्शनों के उत्सुकाः भवन्ति, उत्सुक होते हैं। अस्य भूमि इसकी भूमि, किसकी भूमि? भारतवर्ष की भूमि। विविधानि फलानि अन्नानि च उत्पादयति। विविध फल और अन्न उत्पादन करती है। भारतस्य उत्तरस्याम दिशि नगाधिराजो हिमालयः शोभते। भारत के उत्तर दिशा में नगाधिराज पर्वतों का राजा हिमालय सुशोभित है। दक्षिणास्याम च दिशि और दक्षिण दिशा में सागरः पादक्षालनम करोति। सागर
पादक्षालन, पैरों को धोता है। षड ऋतवो अत्र क्रमशः आगच्छन्ति, 6 ऋतु यहाँ क्रम से आती हैं। अत्र अनेकाः भाषा विविधाः संप्रदाया, यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं और विविध संप्रदाय, विभिन्न जातयश्च सन्ति, और विभिन्न जातियां हैं। पुनः अपि अनेकतायाम एकता, और भी यहाँ अनेकता में एकता सर्वत्र दृश्यते, सभी जगह दिखाई देती है। अब आपको प्रश्न दिए गए हैं और जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही आपको इसके उत्तर लिखने हैं। कहा गया है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में आप उत्तर दें। केवलम प्रश्नद्वयम, केवल 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और ये 2 अंक के रहेंगे, अर्थात एक प्रश्न का 1 अंक। पहला प्रश्न है भारतस्य उत्तरश्याम दिशि कः शोभते, भारत के उत्तर दिशा में कौन सुशोभित होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो भारतस्य उत्तरश्याम दिशि नगाधिराजो, हमने यहाँ देखा था कि नगाधिराजो हिमालय, इसका उत्तर हो जाएगा नगाधिराज हिमालय या नगाधिराजो हिमालय। केवल हिमालय भी लिखेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। कति ऋतवः अत्र क्रमशः आगच्छन्ति, कितनी ऋतु यहाँ क्रम से आती हैं, ये प्रश्न पूछा है। तो आप उत्तर लिखेंगे षड, इस प्रकार से षड ऐसा लिख देंगे। देशोऽयं कीदृश वर्तते, यह देश कैसा है, ये आपसे पूछा है। तो आपको इसका उत्तर पहली लाइन में मिल जाएगा, देशोऽयं अति रमणीय वर्तते, तो उत्तर हो जाएगा अति रमणीय, क्योंकि आपको एक पद में उत्तर देना है। अब वह भाग है इसका पूर्ण वाक्य न उत्तरता है। अब आपसे कहा गया है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। केवलम प्रश्न द्वयम, 2 ही आपको प्रश्न करने हैं, दोनों ही 2-2 अंक के रहेंगे, इसलिए 4 अंक इसके हो गए। और ध्यान रखना बच्चों, अगर तीनों प्रश्न भी आप करते हैं, कहीं पर भी जहां पर भी आपको चॉइस दी गई है, आप तीनों प्रश्न भी करते हैं तो कोई बात नहीं, जो 2 सही होंगे आपको नंबर उन्हीं 2 के मिलेंगे, बाकी के नहीं मिलेंगे। तो आप कर सकते हैं ये, अगर आपके पास समय है तो आप कर देना। हो सकता है किसी दूसरे में गलती हो जाए तो वो आपको कवर कर लेगा, नंबर कटेंगे नहीं। दक्षिणश्याम दिशि कः पादक्षालनम करोति, दक्षिण दिशा में कौन पैरों को धोता है, तो यहां से आपको सीधा सीधा उत्तर यहां से इस लाइन में मिल रहा है, दक्षिणश्याम दिशि सागरः पादक्षालनम करोति। आप ठीक इसी प्रकार से लिख देंगे। भारत भूमि ही कानि उत्पादयति, तो यहां भी आपको इस लाइन में इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि यहां दिया गया है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द अस्य, लेकिन यहां आपसे पूछा गया है भारत भूमि ही, तो आप सीधा सीधा अस्य ना लिखकर आप लिखेंगे भारत भूमि ही विविधानि फलानि अन्नानि च उत्पादयति। ठीक है। अगला प्रश्न है भारते अनेकतायाम अपि का सर्वत्र दृश्यते, उत्तर हो जाएगा भारते अनेकतायाम अपि एकता, यहां से आप केवल का के स्थान पर एकता लिखेंगे और बाकी सारा इसी प्रकार से रह जाएगा। भारते अनेकतायाम अपि एकता सर्वत्र दृश्यते। अगला प्रश्न अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, तो आपको इसका उपयुक्त शीर्षक संस्कृत भाषा में लिखना है। प्यारे बच्चों, शीर्षक लिखने के लिए 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप केवल एक पद में उत्तर दें, तो वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं भारतवर्षम, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। और अगर आपको 2 पदों में उत्तर देना पड़े, शीर्षक को 2 पदों में, जैसे हमारी जन्मभूमि, तो इस कंडीशन में अस्माकम जन्मभूमि, यहां तो सीधा सीधा आपको दिया गया है तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर 2 पद में देना हो तो उसका नियम यह कहता है कि जो पहला पद है उसमें आप षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और जो दूसरा पद है उसमें आप प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। अस्माकम जन्मभूमि, ठीक है। या आप कहें मेरा भारतवर्ष, आपको मान लीजिए यह इसका शीर्षक बनाना है मेरा भारतवर्ष, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, पहले में षष्ठी विभक्ति तो हो जाएगा मम, और भारतवर्ष का भारतवर्षम यहां आपको दिया ही गया है। ये ध्यान रखना कि 2 पद में उत्तर देना है तो पहले में षष्ठी विभक्ति, दूसरे में प्रथमा। अन्यथा प्रयास करना आप कि केवल एक ही पद में उत्तर दो, तो उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा। जैसे विज्ञान का है तो विज्ञानम, लेकिन अगर विज्ञान की लाभ हानियां होगा तो विज्ञानस्य और षष्ठी आ जाएगी। ठीक है। तदय भाग है, आपसे कहा गया है कि यथा निर्देशम उत्तरतय, यथा निर्देश आप उत्तर लिखें। केवलम प्रश्न त्रयम, 4 प्रश्न दिए गए हैं, 3 आपको करने हैं और 1-1 अंक के कुल 3 अंक इसके रहेंगे।
इसका पहला भाग अनुत्सुकाः इत्यस्य पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो इसका गद्यांश में विलोम पद क्या प्रयुक्त किया गया है वो आपको बताना है। अनुत्सुका का हो जाएगा गय भाग उत्सुकाः। दूसरा, अस्माकं जन्मभूमि भारतवर्षम अस्ति, अत्र क्रियापदम किम। क्रियापद आपसे पूछा गया है तो क्रियापद है यहाँ अस्ति। क्रिया हमेशा अगर साधारण वाक्य हो तो अंत में ही होती है। आप पहचान पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान पाए तो साधारण वाक्य अगर हो तो अंतिम पद को आप रख देना, शब्द को रख देना, वो क्रिया हो जाएगी। अनेकाः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। अनेकाः का विशेषण पद का विशेष्य पद आपसे पूछा है तो अनेकाः इसका विशेष्य पद होगा भाषाः। यहाँ भी बच्चों एक ट्रिक काम करती है जो 95% काम करती है। यह भी वही है कि अगर साधारण वाक्य से है, गद्य से अगर आपसे विशेषण विशेष्य पूछा गया है तो जो पहले वाला भाग होता है वह विशेषण होता है, बाद वाला भाग विशेष्य होता है। अगर आपको नहीं पता हो, नहीं पहचान पाए तो इस प्रकार से भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि न करने से करना हमेशा ही श्रेष्ठ रहता है। देवाः अपि दर्शनोत्सुकाः भवन्ति, इस वाक्य में भवन्ति क्रियायाः कर्तृपदम आपसे पूछा गया है। भवन्ति जो क्रियापद है उसका कर्तृपद क्या है, तो इसका कर्तृपद हो जाएगा देवाः। ठीक है, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। अब देखते हैं खंड ख, रचनात्मकम कार्यम। आपसे कहा गया है कि भवतः नाम महेश है, आपका नाम महेश है और विद्यालय से प्रतियोगितासु भवता अनेकानि पदकानि जितानि। आपने विद्यालय की प्रतियोगिता में अनेक पदक जीते हैं। माधवम प्रति लिखिते पत्रे, माधव है उसको आपको पत्र लिखना है और उसमें मंजूषायाम प्रदत्तई पदई पूरेत्वा, मंजूषा से प्रदत्त पदों को पूर्ण करके, ये जो मंजूषा दी गई है यहाँ से आपको पदों को लेना है और उससे इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना भी है। प्यारे बच्चों, जब इसका उत्तर आप देते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके उनके आप आंसर लिख देते हो, ऐसा नहीं करना। कि पत्र आपको दिया गया है, पत्र लिखना और उसमें जो खाली स्थान के जगह आपको दिया गया है उनमें आप खाली स्थान लिखना। मैंने पहले भी कहा है कि संस्कृत में कभी भी समय की कमी नहीं रहती है, तो आप अगर अच्छे प्रकार से पेपर लिखेंगे तो नंबर पूरे आएंगे। तो पहले में हो जाएगा सप्रेम नमस्ते, ये पहला होगा। दूसरे में हो जाएगा अत्र कुशलम के बाद तत्रास्तु, ये दूसरा हो जाएगा। मया अनेकासु प्रतियोगितासु, ये तीसरा हो जाएगा और चौथे में हो जाएगा स्वर्ण पदकम। ठीक है, तो पहले में आया सप्रेम, दूसरे में तत्रास्तु, तीसरे में प्रतियोगितासु और चौथे में स्वर्ण पदकम। अगला देखें, निर्दिष्ट चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दई उच्चित रिक्त स्थानानि पूरयत। तो ये आपको एक चित्र दिया गया है, मंजूषा नीचे दी गई है, उसमें से आपको पदों को उठाना है और रिक्त स्थान में भरना है। पहले आप इस चित्र को देख लें क्योंकि ये ऊपर नीचे जा रहा है तो दोनों चीज एक साथ नहीं आएंगी। चित्र को आप देखें, चित्र किसका है? यह चित्र है एक उद्यान का हमें दिखाई दे रहा है जिसमें एक बच्चा यहाँ भाग रहा है। ये कुछ बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं और एक दंपति है, उसका एक बच्चा भी छोटा साथ में दिख रहा है। एक लड़की है जो रस्सी से खेल रही है, मतलब रस्सी कूद रही है। ये कुछ नारियल के पेड़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न और मंजूषा। तो पहला ही प्रश्न अक्सर इसमें इसी प्रकार से पूछा जाता है कि इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति, यह चित्र किस प्रकार का है? तो अक्सर यह पहला प्रश्न होता ही होता है। तो यह चित्र किसका है? रज्जू का नहीं, वृक्ष का नहीं, उद्यान से हाँ। तो ये उद्यान का ये चित्र है और साटिकाम, साटिका का अर्थात साड़ी का जो महिलाएं पहनती हैं उसका भी चित्र नहीं है, ये उद्यान का चित्र है। तो पहले में हो जाएगा उद्यानम, दूसरा है महिला धारयति, अब यहां हो जाएगा साटिकाम। हमने बात की महिला साटिकाम धारयति। तीसरा है एका छात्रा क्रीडति, एक छात्र खेलती है। वो किससे खेलती है? तो वो हमने देखा था कि रज्जवा क्रीडति। तीसरे में हो जाएगा रज्जवा क्रीडति और चौथे में अत्र वृक्षाः अपि सन्ति, ये अपने आप चौथे में आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है खंड ग का पठित अवबोधनम। यह आपके पाठों से पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें आपको सप्रसंग सरलाट करना होता है। तो आपको गद्यांश दिए जाएंगे और तो ही आपको श्लोक दिए जाएंगे, उनका आपको सप्रसंग सरलाट करना है। 4 अंक का ये
प्रश्न रहेगा। तो इसमें जो 4 अंकों का विभाजन है वो जो आंसर की बोर्ड ने शेयर की हुई है उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 अंक का आपका सरलार्थ रहेगा और 1 अंक का आपका प्रसंग रहेगा। तो सभी बच्चे जितने भी पाठ हैं 10 के 10 पाठ, सभी 10 पाठों के लिए आप प्रसंग याद कर लेंगे। उसमें एक पाठ का नाम याद करना है, पुस्तक का नाम याद करना है और उसका लेखक जो है उसका नाम आपको। तो ये प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 ये आप पाठों से कर लेंगे। ये मान के चलता हूं कि आपको आते हैं, और नहीं आते हैं तो आप पाठों की वीडियो से इसे समझ सकते हैं। यहाँ इसको भी करेंगे तो लंबा हो जाएगा। अब है 5वां प्रश्न, अधोलिखितासु सूक्तिषु मात्र द्वयो सूक्तयो भावार्थम हिंदी भाषया लिखत, और ये 4 अंक का रहेगा। अब इस प्रश्न में आपको समझने की बात है प्यारे बच्चों कि यह प्रश्न जो है वो अथवा में आता है, अर्थात 4 जो सूक्तियां आपको दी गई हैं, 4 भी हो सकती हैं, वहां 3 भी हो सकती हैं। तो इन 4 में से आपको 2 करनी है, या तो ऐसा करें या आपको एक श्लोक दिया जाएगा और उसके अन्वय आधारित आपको रिक्त स्थान पूर्ति के लिए कहा जाएगा जो नीचे के आपको मंजूषा के साथ दिए गए हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा पाठों से आधारित जो 2 सूक्तियां हैं, जो आप सूक्तियों का भावार्थ अगर लिख सकते हो तो ये लिखें, और नहीं तो आपको ये अन्वय आधारित रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। और यह प्रश्न आसान भी रहता है और इसके नंबर कटते भी नहीं है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अन्वय आधारित रिक्त स्थान पूर्ति करना, ये आसान भी रहेगा, जल्दी भी होगा और नंबर भी पूरे आएंगे। जैसे एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत, ये तो एक श्लोक दे दिया आपको, इसके साथ आपको अन्वय दे दिया। अन्वय क्या होता है? कर्ता कर्म क्रिया को एक तरतीब से सीधे सीधे लिखना ही उसका अन्वय है। तो यहाँ उसमें 4 खाली स्थान दे दिए और चारों में जो शब्द आने हैं उसको एक मंजूषा में दे दिया गया। तो पहला है एकेन, इसमें हो जाएगा पहले का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा राजहंसेन, या शोभा ये दूसरे में हो जाएगा, सरसह या शोभा भवेत, फिर आगे परितः तीरवासिना ये तीसरे में आ जाएगा, और बक सहस्रेण स्थान ये नंबर 4 में आ जाएगा। इसका खाली स्थान होगा। तभी आप जितने भी श्लोक हैं उनसे अन्वय आधारित रिक्त स्थान पूर्ति प्रैक्टिस जरूर कर लें। छठा प्रश्न है प्रदत्तम गद्यांशम पठित्वा। अब छठा और 7वां जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि एक आपको श्लोक दे दिया जाएगा, एक आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, उनसे आधारित आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। जैसा पहले प्रश्न में हमने देखा था कि अपठित गद्यांश था, अंक का था, उसी प्रकार से ये पठित गद्यांश समझें आप इसे। पठित गद्यांश भी और पठित श्लोक भी, इनसे संबंधित आपको उत्तर लिखने होते हैं। और रही बात प्रश्न संख्या की, तो जो ABCD 4 प्रकार के अलग अलग कोड आपके पेपर में आएंगे तो उसमें प्रश्न संख्या आगे पीछे सफल हो सकती है, उससे आप भ्रमित मत होना, चिंतित मत होना, उसमें आपको ये अलग आगे पीछे मिल सकती है। तो छठा प्रश्न आपको दिया गया है गद्यांश से आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है कृषकः फलिवर्धाभ्याम किम कुर्वन् आसीत्। एक बच्चों और आप ध्यान देना कि पहले जो अपठित गद्यांश के प्रश्न में आपसे कहा गया था कि एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्येन उत्तरत, लेकिन यहाँ क्या है, सीधा लिख दिया प्रश्नाः। आपसे न कहा गया एक पद में उत्तर दे, न कहा गया आप पूर्ण वाक्य में। तो प्यारे बच्चों एक बात दिमाग में रखना, जब तक आपसे एक पद में उत्तर दे न कहा जाए तब तक आपको एक पद में उत्तर। तो कहने का क्या भाव हुआ कि एक पद में उत्तर देने के लिए कहा जाए तभी एक पद में उत्तर देना है, अन्यथा चाहे कहा जाए चाहे न कहा जाए आपको पूर्ण वाक्य में ही उत्तर। यहाँ आपको पूर्ण वाक्य न उत्तरता ऐसा नहीं कहा गया है, तब भी आपको पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है। एक पद में उत्तर के लिए कहा जाए तो ही देना है, यहाँ के आपको केवल पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है। कृषकः बलिवर्धाभ्याम किम कुर्वन् आसीत्, ये आपसे पूछा गया है। तो कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, यहाँ से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और अवांछनित जो शब्द हैं उन्हें आपको उत्तर में नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए टू द पॉइंट उसी प्रकार से अगर आप उत्तर देंगे तो अंक पूरे आएंगे। तो कश्चित आपको यहाँ नहीं लिखना है, सीधा उत्तर हो जाएगा कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। अगला प्रश्न जवेन गंतुम आसक्तः च आसीत्।
तो इस लाइन में इसका उत्तर है एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम अशक्तः स आसीत्। तो यहां से आप उत्तर लिख सकते। अगला प्रश्न है कृषकः कम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। तो इसका उत्तर होगा कृषकः दुर्बलम वृषभम। यहां से उठाना है केवल, कम के स्थान पर दुर्लभम वृषभम ऐसा लिखना है। तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, तो तम जो है ये नहीं लिखना है आपको, अतः यह आपको नहीं लिखना है। कश्चित अस्मिन पदे संधि विच्छेदम कुरुत। कश्चित में आप संधि विच्छेद करें तो कश्चित का संधि विच्छेद हो जाएगा कह विसर्ग धन चित। और कई बार आपसे ना संधि का नाम भी पूछ लिया जाता है। अगर संधि का नाम पूछा जाए तो यहां संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। अगला जो प्रश्न है वो आपका श्लोक से आधारित प्रश्नों का उत्तर देने वाला है। ये 2 अंक का रहेगा। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अंबोदा बहवो ही संति गगने सर्वेपि नहितादृशा। ये आपको श्लोक दिया गया है। गगने के संति, तो इसका क्या उत्तर होगा? गगने बहवः अंबोदाह। यहां देखो अंबोदा बहवो ही संति गगने। मैंने कहा था कि श्लोक में कर्ता कर्म क्रिया आगे पीछे होती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। गगने के संति, तो इसका उत्तर हो जाएगा गगने बहवः अंबोदाह संति। इस प्रकार से आपको उत्तर। अंबोदाह कई वसुधाम आद्रयंती, तो इसका उत्तर आपको तीसरी लाइन में मिलेगा केचिद वृष्टि भी आद्रयंती वसुधाम। तो हमें बस देखना क्या है, कई के स्थान पर जो श्लोक में इसका आंसर है उसको आपको रख देना है, बाकी प्रश्न को इसी प्रकार से। तो कई के स्थान पर आप रख देंगे वृष्टि भी ही। कैसे लिखोगे वृष्टि भी? वृष्टि और है मात्रा और विसर्ग, वृष्टि भी। अगला प्रश्न है चातकः कथम श्रूयताम। तो चातकः प्रश्न में दिया है आपको सावधान मनसा, तो हो जाएगा चातकः सावधान मनसा श्रूयताम। और ये ध्यान रखना कि जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं उसके बाद जब उत्तर लिखोगे तो उसके बाद आपको पूर्ण विराम लगा। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधारित कोष्टका चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण आप करें। प्यारे बच्चों, अपठित गद्यांश के लिए हो या प्रश्न निर्माण के लिए हो या व्याकरण की हो, सभी वीडियो चैनल पर विद्यमान है। किसी भी अगर टॉपिक में आपको समस्या है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से उनका अभ्यास कर सकते हैं। पुत्रम, पुत्रम के स्थान पर इसका उत्तर हो जाएगा कम। तोरस से इसके स्थान पर कदा, क्योंकि आपसे कहा गया है कि कोष्टक से चुनकर आपको प्रश्न निर्माण करना। ठीक है, रेखांकित पदानी जो आपको दिए गए हैं और इनका आपको पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है, केवल कम कदा ऐसे नहीं लिखना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे बनेगा? पुत्रम के स्थान पर आप लिखेंगे कम, द्रष्टुम सह प्रस्थितः ऐसा लिखने के बाद आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तभी आपका उत्तर पूरा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत, तो इसके स्थान पर हो जाएगा कह न्यायाधीश कह आसीत और प्रश्नवाचक चिन्ह। त भार वेदनया क्रंदति स्म, तो इसके स्थान पर हो जाएगा कया, त कया क्रंदति स्म और प्रश्नवाचक। प्रश्न पत्रे लिखित श्लोकान विहाय सेमुसी भाग 2 पुस्तकात एकम श्लोकम संस्कृत भाषया लिखित। तो प्रश्न पत्र में जो श्लोक आया है उसे छोड़कर आपको एक श्लोक लिखना है जो कि 4 अंक का रहेगा। तो आप किसी एक पाठ से कम 3 श्लोक याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है उस पाठ से एक तो आपके पेपर में सप्रसंग सरलाट में आ जाए, एक हो सकता है अन्वय में आ जाए। दोनों सप्रसंग सरलाट एक ही पाठ से नहीं आएंगे और अन्वय आधारित भी अगर एक प्रश्न आ जाता है उस पाठ में से तो आपके पास एक श्लोक फिर भी बच जाएगा। अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अब अनुप्रयुक्त व्याकरण का ये भाग है, 2-2 अंक के रहेंगे। इसमें क्या कहा जाता है? संधि, इधर समास और इधर कारक, इन तीनों की ही परिभाषा पूछी जाती है। संधि की परिभाषा कोई भी 2 संधि आपको दी जाएंगी अथवा में, समास की परिभाषा कोई भी 2 समास दिए जाएंगे और कारक की परिभाषा आपको लिखनी है। और ये ध्यान रखना है बच्चों कि हिंदी भाषा में आप परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन उदाहरण संस्कृत भाषा लिखत है, कहा गया है कि उदाहरण आपको केवल संस्कृत भाषा में ही देना है। तो कारक की, समास की, संधि की जो वीडियो है वो आप चैनल से देखकर
इन प्रश्नों को कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर जरूर दूंगा। अगला प्रश्न है यथा निर्दिष्टम शब्द रूपाणी लिखत। यथा निर्दिष्ट, जैसा निर्देश किया गया है उसी प्रकार से आपको शब्द रूप लिखने हैं। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 आपको करने हैं और ये आपको 6 दिए गए हैं। हो सकता है वहां 4 दिए जाएं, 5 दिए जाएं, 6 दिए जाएं, तो आपको केवल करने 4 ही हैं। मैंने जैसे बताया कि सारे के सारे भी आप कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे कर दोगे, कोई गलत भी होगा तो आपको अंक 4 मिल जाएंगे, अंक कटेंगे नहीं। तो राम शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या हो जाएगा? रा हा, सर्ग लगाना। लता शब्द का सप्तमी बहुवचन बनेगा क्या? लतासु। रवि शब्द का तृतीय एक वचन, ये बनेगा रवीना। रवि तृतीय एक वचन रवीना। किम पुल्लिंग शब्द से चतुर्थी एक वचने, ये क्या बनेगा? इसका हो जाएगा किम का कसमई। ठीक है। बालक शब्द से षष्ठी बहुवचने, इसका क्या बनेगा? बालका नाम। बालका नाम। और उसके बाद है अंतिम अस्मद शब्द से प्रथमा एक वचने, तो इसका हो जाएगा अहम। स्क्रीन पर लिखने में बेटा राइटिंग इसी प्रकार से आती है, अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में आप डाल के लिखेंगे तो मैं बता दूंगा। अगला है धातु रूपाणी लिखत। यहां भी आपको 6 दी गई हैं, केवल 4 आपको करने, 4 अंक ए रहेगी। गम अर्थात गच्छ, जो इसका बदला हुआ रूप होता है, धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाता है गच्छतः। अच्छा, बहुवचन में विसर्ग नहीं लगाना। दूसरा है पठ धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसका बनेगा पठिष्यसि। पठिष्यसि। ठीक है। उसके बाद दृश्य धातु लोट लकार से उत्तम पुरुष एक वचन में, तो इसका हो जाएगा पश्यानी। पश्यानी। अथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचने, तो इसका हो जाएगा सह। आधा से दंत से है और विसर्ग तय पे। पा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचने, तो बन जाएगा पास्यामी। क्या बनेगा? पास्यामी। और अंतिम पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो मैं साफ कर देता हूं, जगह बन जाएगी, आपने लिख लिया होगा, इसका बन जाएगा पठिष्यति। पठिष्यति। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रदत्त उपपद विभक्ति वाक्येषु उचित विभक्तिम कोष्टकात् चित्वा लिखत। केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न आपको लिखने, उचित विभक्ति इसमें भरनी है आपको, और ये उपपद विभक्ति के आपको वाक्य दिए गए। तो नमः, नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है, तो हो जाएगा देवाय नमः। राजा धनम ददाति, दा के योग में, देने के योग में दा धातु जब होती है, चतुर्थी विभक्ति आती है, तो बन जाएगा ब्राह्मणाय धनम ददाति। अब यहां है खालिस्तान प्रति दयाम कुरु, तो प्रति यहां आया हुआ है, प्रति के योग में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और द्वितीय विभक्ति आती है, तो बन जाएगा दीनम प्रति दयाम कुरु। अगला है मोहन खालिस्तान खंज हस्ती। मोहन खंजह, खंजह होता है जो पैर से दिव्यांग होता है, उसकी बात यहाँ है। तो लक्षण यहाँ दिखाई दे रहा है, तृतीय विभक्ति आएगी, तो हो जाएगा पादेन खंजह। अगला है मीना पृथक न तिष्ठति, तो यहां हो जाएगा जलेन, जल से बाहर मछली नहीं तिष्ठति, ठहरती है। अगला प्रश्न है आदौ लिखिता नाम अव्यय पदानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। अव्यय पदों की सहायता से आपको रिक्त स्थान भरने हैं, और 3 यहाँ दिए गए हैं, केवल 2 करने हैं, 2 अंक के रहेंगे। इदानीम वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, पहले में हो जाएगा भृशम। प्यारे बच्चों, पाठों के अभ्यास से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैंने 2 वीडियो में रखा है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम की भी एक वीडियो बनाई है, तो आप और अधिक अभ्यास करने के लिए उन वीडियो को भी देख सकते हैं।
आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। खालिस्तान रविवासरः आसीत, आसीत है, अब दोनों ही, कल रविवार था, अब कल तो दोनों ही होते हैं, आने वाला कल भी और बीता हुआ कल भी, लेकिन आसीत जो है वो भूतकाल की क्रिया है, तो हयः आप लगाएंगे, स्व होता है आने वाला कल और हय होता है बीता हुआ कल, तो आसीत क्रिया भूतकाल की है, तो हयः रविवासरः आसीत ऐसा हो जाएगा। भोजो नाम राजा आसीत खालिस्तान, तो एकदा एक बार, भोजो नाम भोज नाम का राजा था, और सदा का अर्थ होता है हमेशा, तो ये हमेशा भोज नाम का राजा था, यह नहीं होगा, एकदा भोजो नाम राजा आसीत इस प्रकार से हो जाए। एक प्रश्न ऐसा आता है कि निम्नलिखित क्रियापदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उपसर्गों को पृथक करके आपको लिखना है। 3 आपको दिए गए हैं, 2 आपको करने हैं, 2 अंक रहेंगे। सम्मुखम का उपसर्ग हो जाएगा सम, दूसरा अपमानम, यहां उपसर्ग हो जाएगा अप, और निर्दोषः में उपसर्ग हो जाएगा निर, हलंत होगा। अगला प्रश्न है पाठाधारिता बहुविकल्पीय प्रश्न, पाठ से आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू रहेंगे। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन उसमें सही होगा, उसी को आपको लिखना है। 17 अंक, 17 प्रश्न आपको इस भाग में पूछे जाएंगे। पहला है पदाति एव अत्र किम संधि युक्तम पदम, संधि युक्त पद आपसे पूछा है। पदाति ही, अगर यहां से आपको संधि का नाम पूछ लिया जाए तो संधि हो जाएगी विसर्ग, और उत्तर यहां हो जाएगा पदाति ही रेव, विसर्गों का हो गया रे, एव में मिल गया पदाति रेव बन गया। अगला प्रश्न है प्रकृति ही रेव इत्यस्मिन पदे कह संधि विच्छेद, अब यहां से आपको संधि विच्छेद पूछ लिया है, तो ठीक उसी भी प्रकार का यह भी प्रश्न है, प्रकृति ही धन एव, यह संधि विच्छेद है यहाँ, ठीक है। और अगर संधि का नाम पूछे यहाँ, तो यहाँ भी विसर्ग संधि होगी। महाराष्ट्रे इत्यस्य पदस्य विग्रह पदम, महाराष्ट्रे इसका विग्रह पद आपसे पूछा है, इसका विग्रह पद हो जाएगा महत चैतत राष्ट्रम तस्मिन। अगला प्रश्न पंचवटी इत्यस्मिन पदे कह समास, पंचवटी इसमें आपसे समास पूछा है, तो समास यहां हो जाएगा द्विगुः। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम शब्द है किम, सार्थक इसका विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो इसका हो जाएगा निरर्थकम। संपत्तौ इसका विलोम पद आपको बताना है, संपत्तौ का हो जाएगा विपत्तौ। अश्वः इत्यस्य पदस्य पर्याय पद, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, तो तुर्गः, तुर्ग का अर्थ भी घोड़ा होता है। पशु का मतलब पशु, गाव गाय के लिए आता है, कपोतः होता क्या है कबूतर। अगला है वृक्ष इत्यस्य पदस्य पर्याय पद, वृक्ष का पर्याय पद, तो द्रुमः यही इसका पर्याय पद होगा। पादप तो होता है पौधा, रूह लता पेल, ये नहीं होंगे। त्यज धन कत्वा, आपसे कहा गया है इनको संयोग करके बताएं कि क्या रूप बनेगा, तो बन जाएगा त्यक्त्वा, तीसरे नंबर का। अगले प्रश्न में आपसे धैर्यवान में प्रत्यय पूछा गया है, तो यहां प्रत्यय हो जाएगा आपका मतुप, लेकिन अगर यहां ऑप्शन में मतुप न देकर वतुप दिया हुआ हो, वतुप, तो आप वतुप को लगाएंगे, मतुप को वतुप आदेश हो जाता है। अगला प्रश्न है नवति ही इत्यस्मिन पदे का संख्या, नवति ये कौन सी संख्या है, तो 90 को नवति लिखते हैं। अब आपको बताना है कि 27 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, 27 को लिखते हैं सप्तविंशति, यह उत्तर हो जाएगा। महत विद्याधनम अत्र किम विशेष्य पदम, यहां विशेष पद क्या है, तो विद्याधनम विशेष पद है और महत यहां विशेषण पद है, तो विद्याधनम इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे वाला। सर्वैहि उपायैहि अत्र विशेषण पदम पूछा गया है, तो विशेषण मैंने बताया था वो ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, तो पहला जो है वो विशेषण सर्वैहि और दूसरा विशेष्य, उत्तर इसका हो जाएगा। देखो पहले में सर्वै दिया जरूर है लेकिन विसर्ग नहीं दी, ध्यान रखना है, छोटी सी भी आपको परिवर्तित की हुई कोई चीज मिलेगी, शब्द मिलेगा और आपसे गलती हो जाएगी, तो आपको लगाना है सर्वै। अगला प्रश्न पंचवटी तस्मिन पदे क समासः, पंचवटी में आपसे समास पूछा गया है, तो समास है यहाँ द्विगु। अब घड़ी को देखकर आपको समय बताना है। रामः प्रातः खालिस्तान वादने उत्तिष्ठति, प्रातः खालिस्तान बजे, वादने का मतलब होता है बजे, उठता है। तो अब आप यहाँ देखो कि घड़ी में कितने बजे हुए हैं, घड़ी में 5 बजे हुए, ठीक है ना।
अब ये छोटी घड़ी बड़ी घड़ी थोड़ा सा लग रहा है, अलग सी दिख रही है, लेकिन प्रातः की बात है तो प्रातः तो 12 बजेंगे नहीं, इसलिए 5 बजे का आपको उत्तर लगाना है, पंच। और 12 यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी ठीक है। मयंकः प्रातः वादने भ्रमणाय गच्छति, तो कितने बजे भ्रमण करने के लिए मयंक जाता है, तो यहाँ आपको देख पाएंगे 4 और 6 इनके बीच में है, 4 और 5 के बीच में है, और 6 है तो ये होगा 4:30, तो सार्ध चतुर्वादने, ये नंबर 3 वाला सार्ध चतुर्वादने यह उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मिसप्रिंटिंग है, अगर वादने नीचे सभी ऑप्शन में दिया गया है तो यहाँ वादने नहीं होना चाहिए, यह वादने नहीं होगा। आप केवल इतना देखें कि मयंकः प्रातः सार्ध चतुर्वादने भ्रमणाय गच्छति, अगर आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देते हैं तो 2 बार वादने आपको नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने 2025-26 का यह अभ्यास पत्र सरल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, कुछ नहीं भी समझ में आया तो उसके लिए भी कमेंट करें, इसके लिए अलग से वीडियो आपको बनाकर बता दी जाएगी या कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।